हेलो प्रांजल बेटा, तुम लोगों के माँ बाप के मरने के बाद हमने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया और तुझे पढ़ने के लिए शहर भी भेजा और तेरी तीनों बहनों को अपने पास भी रखा। लेकिन बस अब और नहीं बेटा, अब जितनी जल्दी हो सके तू अपनी बहनों को अपने पास शहर ही बुला ले। हम बूढ़े बुढ़िया से और बोझ नहीं झेला जाता। जी ठीक है चाचा जी, मैं परसों ही उन तीनों को लेने आता हूँ। ये कहकर प्रांजल फोन काट देता है। अरे चलो अच्छा है बला टली है, नहीं तो इन तीनों की शादी भी हमें ही करनी पड़ती। बिल्कुल ठीक कहा जी। उधर प्रांजल की पत्नी सुनैना उससे बोली, क्या हुआ जी, किसका फोन था? गांव से चाचा जी का। उनका कहना है कि मैं अपनी तीनों बहनों को अपने साथ शहर ले आऊं। तो ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने मुझे भी अपनी तीनों नंदों के साथ रहने को मिल जाएगा। आप कल ही चले जाइए और उन सबको ले आइए। प्रांजल उन सबको लेने गांव चला जाता है और 2 दिन बाद सबको शहर लेकर लौट आता है। शहर का घर देखकर तीनों आपस में, हाय रब्बा, ये घर तो किसी महल जैसा है। और ये देख तो, ये कितना बड़ा सा कुछ है, इसमें आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। इतने से डब्बे में इतना आदमी कैसे आ गया? कहीं ये कोई भूत तो नहीं है ना भैया? अरे नहीं बहन, इसे टीवी बोलते हैं, ये हमारे मनोरंजन के लिए है। ओह अच्छा, तो इस बला का नाम है टीवी। सुना तो बहुत था इसके बारे में। फिर तीनों नंदे शाम को, आज हम अपनी इकलौती भाभी को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाएंगी तो वो तो खुशी हो जाएंगी। ये सोचकर तीनों रसोई की तरफ जाती हैं। अरे यहाँ तो चूल्हा है ही नहीं, पता नहीं भाभी बेचारी कैसे खाना बनाती होगी। ये भी तो हो सकता है कि भाभी का चूल्हा टूट गया हो और उन्हें समय नहीं मिला हो नया बनाने का। खैर कोनो बात नहीं, हम अभी आंगन से जाकर मिट्टी ले आती हैं और चूल्हा बना लेती हैं। वो तीनों मिट्टी लेकर रसोई में चूल्हा बना लेती हैं और उस पर खाना बनाने लगती हैं। जल्दी से तुम तीनों रसोई से बाहर निकलो, लगता है रसोई में आग लग गई है। अरे भाभी, ये तो चूल्हे का धुआं है, हम तो आपके लिए रोटी बना रहे थे। क्या? लेकिन तुम तीनों को खाना बनाना ही था तो तुम तीनों उस गैस पर या इंडक्शन चूल्हे पर बना लेते। और अब इस रसोई का जो तुमने हाल किया है ना तुम तीनों ने, अब तुम ही तीनों इसे साफ करना, मैं तो नहीं करने वाली। सुनैना गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन उसका उन तीनों पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही अगले दिन, ओफो, ये घर है या भूल भुलैया, कितनी देर से झाड़ू ढूंढ रही हूँ लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। हम लोग साफ सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, ये लो। सुनैना वैक्यूम क्लीनर देकर वहां से चली जाती है। तारा को तो वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। वो जैसे ही उसका बटन ऑन करती है, उसकी आवाज से वो पूरी तरह डर जाती है और जोर से उसे उठाकर सोफे पर फेंक देती है। उसका प्रेशर इतनी तेज था कि सोफा फट जाता है। तभी वहां अचानक सुनैना आ जाती है और ये सब देखकर सबसे पहले तो वो वैक्यूम क्लीनर का बटन ऑफ करती है। जब कोई काम ही नहीं आता तो करती क्यों हो? जानती भी हो वो सोफा पूरे 1 लाख रुपए का था। मेरा सारा सोफा खराब कर दिया। ना जाने कहां से गवार नंदे मेरी किस्मत में लिख गई हैं। वो तीनों चुपचाप अपनी भाभी की बात सुन लेती हैं। शाम को वो तीनों बाजार से सब्जी लेकर लौट रही होती हैं तो रोड पर उन्हें गाय दिखाई देती है। अरे देखो तो कितनी प्यारी गाय है। इसे देखकर तो मुझे अपनी हीरा और मोती की याद आ गई। हाँ, याद तो मुझे भी आ रही है गांव के दूध दही। यहाँ तो पिन्नियों में पैक आए उस दूध का भला क्या ही स्वाद। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले, इनका दूध निकाल कर भैया भाभी को भी पीने को देंगे। यही सोचकर वो तीनों उस गाय को अपने साथ ले आती हैं और उसे लाकर अपने घर के बाहर गार्डन में बांध देती है। कुछ ही देर में वो पूरा गार्डन चढ़ जाती है। उधर अपने बाल सुखाने आई सुनैना की नजर जब नीचे जाती है तो वो हैरान रह जाती है। वो जल्दी से नीचे आती है। हे राम, मेरा सारा गार्डन खराब कर दिया, चलो निकलो यहाँ से। अरे भाभी, इसे भगाइए मत, पता हम इन्हें कितनी मुश्किल से पकड़ कर लाए हैं। पता था मुझे ये तुम लोगों का ही कांड होगा। अरे ये मेरा गार्डन है, कोई तुम लोगों का तबेला नहीं जो गाय भैंसे यहाँ लाकर बांध दो। अब चुपचाप से इस गाय को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी भाभी के चिल्लाने से वो सब नंदे घबरा तो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मनमानी करती है। उस गाय को नहीं रखती है, फिर शाम को उसका दूध भी निकालती। अगले दिन सुनैना शॉपिंग कर काम से बाहर लौट रही थी कि तभी अचानक से वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। अरे भाभी, आप गिर गई, लाओ हाथ दो। छी, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है, ये सब क्या है? भाभी, ये तो गोबर है, गोबर। गोबर से घर की लिपाई करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। क्या कहा? गोबर? छी, तुम लोगों ने तो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। पहले मैं कितनी खुश थी कि मेरी तीनों नंदे शहर आ रही हैं, लेकिन अगर मुझे जरा सी भी भनक होती
तो मैं तुम तीनों को कभी अपने घर नहीं बुलाती। तुम तीनों हर रोज मेरा नुकसान करती रहती हो। पता है तुम गवारों के कारण मेरे घर का कितना नुकसान हुआ है। अब तुम सबने ये गोबर जल्दी से साफ नहीं किया तो देखना मैं तुम लोग के साथ क्या करती हूँ। वो तीनों जल्दी जल्दी से वो सारा गोबर साफ कर देती है। उधर सुनैना अपने पति से, अगर तुमने उन तीनों को गांव नहीं भेजा तो मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? उन तीनों का मेरे अलावा कोई भी नहीं है। अब तो चाचा जी ने भी उनको रखने से इनकार कर दिया और अब मैं अपनी बहनों का साथ यूं ही नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर तुम रहो अपनी इन गवार बहनों के साथ, फिर मैं ही चली जाऊंगी अपने मायके। उन दोनों की सारी बातें तीनों नंदे सुन लेती हैं। सुना तुम दोनों ने, हमारी वजह से हमारी भाभी ये घर छोड़कर जा रही है। हम भैया भाभी का रिश्ता यूं ही खराब नहीं होने देंगे। हाँ, भाभी को हम गवार बहनों से परेशानी है ना, तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तीनों ननद जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती हैं और घर छोड़कर जाने लगती हैं। भाभी, आप दोनों को हमारी वजह से अपना रिश्ता खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस आराम से रहना। बस जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि हमें इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अब आप लोग हमारी वजह से अपना रिश्ता खराब मत होने देना। हम सब आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको यूं अलग होते नहीं देख सकते। कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। उनकी बातें सुनकर प्रांजल और सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं, गलती तुम लोगों की नहीं, मेरी ही है। ये जानते हुए भी कि तुम तीनों गांव से आई हो और तुम्हें शहर की चीजों के बारे में नहीं पता। मैं तुम्हें समझाने की जगह हमेशा तुम पर गुस्सा करती रही, लेकिन अब तुम्हारी भाभी तुम्हें शहरी तौर तरीके सिखाएगी। अब वो अपनी तीनों नंदों को शहरी तौर तरीके सिखाती है, साथ ही उन्हें अपने साथ शॉपिंग, मॉल और फिल्म दिखाने भी ले जाती। कुछ ही समय में वो ननद भाभी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। माँ, बिट्टू की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और ये जिद कर रहा है शहर में चाचा चाची के पास जाने की। हाँ, तो चल पड़ते हैं ना। वैसे भी रजत और निशा बहू को गांव में आए हुए सालों बीत गए हैं। इसी बहाने हम उनसे मिल भी लेंगे। ये ठीक रहेगा। मैंने भी शहर सिर्फ फिल्मों में ही देखा, इस बार घूम भी आएंगे। मैं आज ही सामान बांध देती हूँ। लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं अपनी धन्नो को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसे भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है माँ, तुम उसे भी ले चलो। इसी बहाने बेचारी धन्नो भी शहर घुमाएगी। वर्मा परिवार के सभी सदस्य शहर में रहने वाले अपने बेटे बहू के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। रजत डार्लिंग, देखो ना कौन है। छुट्टी वाले दिन भी आराम से नहीं सोने देते। तुम ही खोल दो ना। निशा दरवाजा खोलती है तो सामने गांव से आया हुआ उसका पूरा ससुराल खड़ा होता है, जिन्हें देख वो हैरान रह जाती है। आप सब यहाँ? हाँ बहू, बड़ा मन था तुम लोगों से मिलने का तो चले आए। ओह, अच्छा किया, आइए ना। अरे ये आवाज कैसी? धन्नो भी आई है देवरानी जी। क्या अब गाय को यहाँ लेकर आए हो? हाँ तो मैं क्या उसे अकेला छोड़ती। अब बताई इसे कहाँ रखूं। हाय मेरा बिटवा, देख तो कैसे सूख गया है, और तू भी। अब तुम दोनों को गाय का दूध पिलाऊंगी, फिर देखना कैसे सेहत बनती है तुम्हारी। सासू माँ इसे सूखना नहीं, फिट होना कहते हैं। माँ लाओ, इसे मैं बालकनी में बांध देता हूँ। फ्रेश होने के बाद सभी चाय नाश्ता करते हैं। उस फ्लैट को देखकर विमला कहती है, हे राम, इस घर में तो सीलिंग कितनी नीचे है। अगर अपने गांव के मुखिया यहाँ आते तो वो तो इसमें घुस ही नहीं पाते, उनका तो सर ही टकरा जाता। माँ ये शहर है, यहाँ लोग ज्यादा हैं और जगह कम है, इसलिए ये छोटे छोटे घर बनाने पड़ते हैं। उफ, इन गवार लोगों को किसने बुला लिया यहाँ, बिना बताए अटप के बस। उस रोज निशा सबके लिए गैस पर खाना बनाती है। अगले दिन निशा और रजत दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दीदी, हम दोनों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप खाना देख लेना और हम दोनों की चिंता मत करना, हम बाहर ही खा लेंगे। अच्छा ठीक है देवरानी जी। निशा एक मॉडर्न लड़की थी। उसकी और रजत की लव मैरिज हुई थी। वो भी अपने पति के साथ उसी की कंपनी में नौकरी करती थी। वो शहर में ही रहते थे। कुछ देर बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद विमला हाथ में लोटा और नीम की टहनी लिए बालकनी में जाती है। नदी ना सही, बालकनी ही सही। फिर विमला जैसे ही कुल्ला करती है तो वो पानी सीधे नीचे जा रहे मल्होत्रा जी के हाथ में लिए हुए मिठाई के डब्बे पर जा गिरता है। अरे कौन है? कौन पागल है? किसके घर से ये मेघ बरस रहे हैं? ये देखने के लिए जैसे ही मल्होत्रा ऊपर की तरफ देखता है, विमला जैसे ही ये देखती है वो झट से अंदर भाग जाती है। मल्होत्रा जी को समझ ही नहीं आता आखिर कौन से फ्लोर से उनके ऊपर पानी आकर गिरा।
चलो अच्छा है, यहाँ इतनी सारी मंजिलें हैं कि उस मुए को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर पानी आया कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ चंदर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। क्या 4 दीवारों का घेरा बना दिया है और कहते हैं गुसल खाना बना है। इतनी छोटी सी जगह में तो इंसान का दम ही घुट जाए। आते वक्त मैंने नीचे एक पार्क देखा था। हाँ, वहीं खुले में जाकर नहा लेता हूँ, फिर पास में ही जो मंदिर था उसमें पूजा भी कर लूंगा। चंदर बाल्टी उठाकर पार्क में नहाने चला जाता है। सोसाइटी वाले उसको देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर गांव की गंवार जेठानी गैस पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे गैस ऑन करनी ही नहीं आती। फिर वो अपने साथ लाई हुई लकड़ियों को निकालती है और पार्क से जाकर मिट्टी खोद कर ले आती है। फिर रसोई में चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है और उस पर खाना बनाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में हर तरफ धुआं हो जाता है। सारी सोसाइटी में फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सब नीचे उतर कर आ जाते हैं। वो रजत और निशा को भी फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में वो भी वापस लौट आते हैं। बालकनी में धन्नो के पास खड़ी सास अपनी बड़ी बहू ममता से कहती है, बहू लगता है भूकंप आया है, सब लोग नीचे उतर आए हैं। तभी सामने वाले फ्लैट से एक औरत चिल्लाती है, जल्दी से नीचे आ जाइए आंटी जी, आपकी फ्लैट में ही आग लगी है, धुआं वहीं से आ रहा है। तभी वहां ममता आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, वो तो हम चूल्हा जलाए थे, उसी का धुआं है ये। नीचे खड़े निशा और रजत अपना माथा पकड़ लेते हैं। फिर निशा ममता को गैस ऑन करना सिखा देती है। रात का डिनर करने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन बालकनी में बंधी धन्नो रंभाने लगती है, जिससे निशा और रजत को नींद नहीं आती। तो वहीं चंदर और ममता को तो गांव में खुले आसमान के नीचे आंगन में सोने की आदत थी, इसलिए उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। विमला गाय का दूध निकालकर न सिर्फ घर वालों को बल्कि आस पड़ोस में भी दे आती थी। सब बच्चे उसे दादी दादी कहकर खूब लाड़ लड़ाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बेचारी देवरानी जी को तो ड्यूटी के चक्कर में लिपाई का समय ही नहीं मिलता। जब से आए हैं हमने उन्हें एक बार भी घर को लीपते नहीं देखा। कोई बात नहीं, एक काम हम ये कर देते हैं। गंवार जेठानी सारे फर्श पर गोबर से लिपा पोती कर देती है, जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। तो वहीं सास विमला उपले बनाकर हर जगह सूखने रख देती है। शाम को निशा और रजत वापस घर लौटते हैं तो ये नजारा देख निशा गुस्से में रजत से कहती है, रजत अपने इन गंवार घर वालों को यहाँ से चलता करो, नहीं तो ये हमें इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे और हमारी इज्जत का फालूदा करेंगे वो अलग। तुम्हें पता है सोसाइटी का सेक्रेटरी मुझसे कंप्लेन कर रहा था कि तुम्हारा भाई छत पर लुंगी में सो जाता है, जिससे लेडीज छत पर योगा करने नहीं जा पाती। हर जगह गाय की गोबर की बदबू आती है। अगर तुम इन्हें घर से नहीं निकाल सकते तो डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और ममता उनसे कहती है, माफ करना देवरानी जी, हम ठहरे गांव के गंवार, हमें ये शहरी तौर तरीके नहीं मालूम और हमारी वजह से तुम दोनों अलग मत हो। हम आज ही वापस अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन तभी सोसाइटी के बच्चे और आस पड़ोस के लोग वहां आ जाते हैं। नहीं दादी माँ, आप मत जाओ ना, हमें गाय का दूध पीने को कौन देगा। हाँ आंटी जी, भाई साहब, बहन जी, आप सबके यहाँ रहने से हमें अपने गांव की याद नहीं आ रही थी। मजबूरी के कारण हम सब शहरों में रुके हैं, नहीं तो आज भी हम सबके अंदर अपने गांव की मिट्टी बसी है। उन सब की बातें सुनकर निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी सास से माफी मांगती है। फिर कुछ दिन और उन्हें अपने साथ रुकने के लिए मना लेती है। सबके कहने पर अब वो कुछ दिन और वहीं रहते हैं। अब वो सब एक साथ बहुत खुशी से रहते हैं।